नमस्कार, स्वागत है आपका IT नौ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला। बाजार में आज एक शांत कारोबार हो रहा है, दायरे का कारोबार है। और अगर आप ऊपरी स्तरों से देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने भी अपनी तेजी ऑलमोस्ट गंवा दी है। 20-25 अंकों की हल्की तेजी पर कारोबार हो रहा है और निफ्टी में जो गिरावट है वो है 40 अंकों के आसपास की। एक रेंज बाउंड ट्रेड है और कोई डिसाइसिव मूव नहीं दिख रहा है। हालांकि ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप में स्मॉल कैप में तेजी है। लगातार 13वें दिन दोनों के दोनों इंडेक्स चल रहे हैं और वो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है एडवांस डिक्लाइन के रेशियो में। हालांकि आज गिरने वाले शेयरों की संख्या ज़्यादा है और वह ज़्यादा इसीलिए वजह से है क्योंकि दिग्गजों का सपोर्ट बाजार को मिल नहीं रहा है। 1200 शेयर मजबूत हैं, 1375 शेयर आज कमजोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। इंडिया विक्स थोड़ी सी राहत उस फ्रंट पर अगर आप देखना चाहें तो दिखेगी आपको। 14 के आसपास का इंडिया विक्स है। थोड़ी सी और नरमी आज के सत्र में आ गई है। आज सिलेक्टिव फार्मा में बाइंग हो रही है, सिलेक्टिव एनबीएफसीज में, सिलेक्टिव आईटी में आज हम खरीदारी हमें देखने को मिल रही है। और एफएनए को जो नए वाले जो शेयर हैं जो हाल फिलहाल जो शामिल हुए हैं कुछ करके वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि बाइंग हो रही है। जैसे कि आप देखिए नायका यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स, इसमें 3% के आसपास की तेजी आज देखने को मिल रही है। अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करें, 2 शेयर आज स्टैंड आउट हैं और 2 शेयर पिछले 2-3 सत्र से बहुत तेज रफ्तार में है। एक तो है आईटीआई, सरकारी कंपनी है, टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है। 400 रुपये के आसपास पहुंच गया आईटीआई के शेयर का भाव। और दूसरे शेयर की बात करें तो वो है ग्रीव्स कॉटन। नाम से कई बार लगता है कि शायद कॉटन की कंपनी होगी, लेकिन ये दरअसल इंजन बनाने वाली कंपनी है। इंटरनल कंबस्टन इंजन बनाती है कंपनी है और इसका एक ईवी स्कूटर का ब्रांड भी है एम्पियर के नाम से। विजय केडिया ने कल ग्रीव्स कॉटन में निवेश किया है, 25 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे हैं। ब्लॉक डील के जब डिटेल्स आए हैं तो पता चला है और आज हम देख रहे हैं कि निवेशक फिर से उत्साह में है शेयर को लेकर। 247-48 रुपए के आसपास ये शेयर कारोबार कर रहा है। अपने रिकॉर्ड हाई से थोड़ी सी दूर रह गया है। 16% का जबरदस्त उछाल। लेकिन आज हम ये जरा देख लेते हैं कि मिड कैप का मेगा एक्शन क्या हो रहा है और उसके बाद एक्सपर्ट को जोड़ के निफ्टी का व्यू लेंगे और जो भी मिड कैप में अच्छे प्ले हैं जहां पर आपके लिए कमाई हो सकती है उनके बारे में भी राय लेने की कोशिश करेंगे। तो आज हम देख रहे हैं कि मेटल में मूड अच्छा है और मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि चीन में एक और राहत पैकेज की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। कल चीन के पॉलिट ब्यूरो ने एक डिसीजन लिया। जो मॉनेटरी पॉलिसी का जो रुख होता है उसको उन्होंने मॉडरेटली लूज करने का फैसला किया। पहले था प्रूडेंट और करीब 11-12 साल तक ये प्रूडेंट स्टांस ही रहा। अब मॉडरेटरी लूज का मतलब ये हो गया कि थोड़ी सी और गुंजाइश हो गई है दरें घटाने की, पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की, इंडस्ट्री को और थोड़ी राहत देने की। रियल एस्टेट वहाँ का एक बड़ा सेक्टर है और इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि एनएमडीसी सेल समेत तमाम मेटल शेयरों में आज तेज़ी दिख रही है। स्विगी के शेयर में भी तेज़ी है। ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट आई है। सीएलएसई की और परफॉर्म की रेटिंग है और भाव जो था 550 रुपये के आसपास भाव है, लेकिन लक्ष्य दिया है 708 का। इसके चलते स्विगी हम तेज़ी देख रहे हैं। ग्लेनमार्क फार्मा शेयर में करीब 3% के आसपास की मजबूती इसमें भी है और इसके लिए ट्रिगर ये है कि ब्लड कैंसर की एक दवा है वो पहले ट्रायल में पास कर दी गई है, तो एक बड़ा रेवेन्यू वहाँ से कंपनी के लिए निकल के आ सकता है और इस उम्मीद में हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं शेयर में खरीदारी कर रहे हैं। तो ये 3 शेयर इस पर आगे भी हम यू लेने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। आज हमारे साथ हैं देश के जाने माने टेक्निकल एक्सपर्ट मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका IT नौ स्वदेश पर। चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 12:30 बज गए, 3 घंटे का ट्रेड शेयर से, तो निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड लेकर आएंगे सबसे पहले। मानस जी, आज तीसरा सत्र हो गया जब थोड़ा सा ना लैक लश्कर हम ट्रेड देख रहे हैं। 24,800 भी देखा निफ्टी ने, लेकिन छोटी छोटी कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ है। चाइना मजबूत होगा, भारत कमज़ोर होगा निश्चित तौर पर, ये एक चीज़ तो कोरिलेशन है ही। बाकी अगर हम डेटा फ्रंट पर बात करें तो अब नज़र ये है कि यूएस फेड की पॉलिसी किस तरह की आती है, जो कि 18 दिसंबर को आएगी। उसके पहले वहाँ पर CPI इन्फ्लेशन के नंबर भी आने वाले हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। थोड़ा सा सुस्ती का माहौल है बाजार में। क्या इस जंक्चर पर 24,500 के आसपास कोई तेज़ी का ट्रेड बन रहा है आपके हिसाब से निफ्टी में, या फिर अभी इंडेक्स अवॉइड कर दें तो बेहतर है? नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मार्केट का अंडरटोन है वो बुलिश बना हुआ है, क्योंकि जो पिछले हफ्ते हमने एक इनवर्स सरेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है
उसके टारगेट 25,300 से 25,400 की रेंज में आते हैं। तो आई थिंक करंट लेवल से भी करीब 700-800 पॉइंट की तेजी निफ्टी दिखा सकता है। पिछले 3 दिनों में जो हमने ट्रेड देखा, वो मेरे ख्याल से एक रैली के बाद का कंसोलिडेशन है। अंडरटोन बुलिश है क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं, उनके ऊपर ही निफ्टी अभी भी ट्रेड कर रहा है। और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,300 के आसपास है, उसके ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो मार्केट का मेन ट्रेंड है वो बुलिश बना रहेगा। अब अगर एक ट्रेड लेने की बात करें तो इंट्राडे के लिए स्ट्रेटजी नहीं है फिलहाल के लिए, क्योंकि हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। बिकवाली करने का ट्रेड नहीं लेना, इसलिए इंट्राडे के लिए तो ट्रेड नहीं है, लेकिन एक पोजिशनल ट्रेड बनता है। ये जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, इस पे खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। 24,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। कम से कम 24,950 तक के टारगेट आपको निफ्टी में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेड करंट लेवल से बनता है, बट इंट्राडे के लिए क्योंकि ये कंसोलिडेशन का दौर है, कोई भी स्ट्रेटजी शायद वर्क नहीं करेगी। ठीक है, 24,300 का स्टॉप लॉस, तो बाइंग कहां पर करनी है मानस जी? थोड़ा सा नीचे जाए तब करें, या फिर ये लेवल ठीक है? देखिए मेरे ख्याल से तो 200 थोड़ा 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ये तो। बिल्कुल। तो देखिए ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो आपको रिवॉर्ड भी काफी अच्छा है। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो आप करंट लेवल्स पे भी 24,300 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 24,950 और उसके ऊपर 25,200 के टारगेट सेट करने हैं। तो जो रिवॉर्ड है वो भी काफी बड़ा लगता है। इसीलिए मैंने मेंशन किया कि ये पोजिशनल ट्रेड बनता है। ये जो इंट्राडे के लिए है वो ट्रेड नहीं है। और ध्यान रखिए कि 100 पॉइंट की तेजी तो अब आइदर साइड मूव तो आपको इंट्राडे सेशन में कम से कम, जब कंसोलिडेशन देखने को मिला तो कम से कम 100 पॉइंट का तो मूव देखने को मिल ही रहा है। तो सेफ स्टॉप लॉस जो है वो 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही लगाना है। 24,300 के नीचे लगा के एक पोजिशनल ट्रेड बनता है, जो आप शायद एक हफ्ते के लिए होल्ड करेंगे, तो आप अपने टारगेट 25,000 से 25,200 की रेंज में सेट कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है। 24,950 के टारगेट, उसके ऊपर 25,000 25,300 के भी टारगेट आएंगे। 24,300 की स्टॉप लॉस के साथ आपको ये ट्रेड लेना है, ऐसा मानस जी का मानना है। मानस जी, तो ये तो इंडेक्स की बात होगी। स्टॉक्स में आपकी नज़र कहाँ गई है, और क्या कोई मिड कैप वाला स्टॉक है जो आप सुझाना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए वहां पर ही स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर आप देखिए तो मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया चल रहे हैं, हालांकि जो लार्ज कैप है वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो बहुत स्टॉक स्पेसिफिक होकर ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। तो जहां पर स्ट्रेंथ है वहां पर ट्रेड लीजिए। चोला फाइनेंस मेरा पहला ट्रेड होगा, जहां पर स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। हायर टॉप हायर बटन का ट्रेंड है। तो चोला फाइनेंस में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1299 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी चोला फाइनेंस में। और 1375 के आपको टारगेट सेट करने हैं। जो दूसरा स्टॉक है वो है यूबीएल का। अगर आप यूबीएल के पैटर्न देखें तो यहाँ पर कंसोलिडेशन के बाद एक फ्रेश ब्रेकआउट वॉल्यूम्स के साथ देखने को मिला है। टेक्निकली हम इसे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट कह सकते हैं, जो कि 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ने निकाला है। मेरे ख्याल से यहाँ पर भी एक ट्रेड लेना सही रहेगा, जहां आप स्टॉप लॉस 1974 के लगा के रखिए और 2050 के टारगेट सेट करके रखिए। यूनाइटेड ब्रिवरीज हो गए 2050 के टारगेट के लिए 1975 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको आपको ट्रेड करना है। और दूसरा जो शेयर है मानस जी की तरफ से, वो भी तेज़ी का ही ट्रेड है, और वो है एनबीएफसी से चोला फाइनेंस। स्टॉप लॉस 1299 का, टारगेट 1375 रुपये का। तो दो शेयर हो गए यहाँ पर तेज़ी के लिए मानस जी की तरफ से। अब ज़रा ये समझ लेते हैं कि आज खबरों के दम पर मिड कैप में एक्शन कहाँ पर हो रहा है, कौन से बड़े गेनर से जिन शेयरों में तेज़ी ज़्यादा दिख रही है आज, और कहाँ पर ज़्यादा कमजोरी है। ये पूरी की पूरी लिस्ट कंपाइल करके लेकर आए हैं हमारे सहयोगी रविंदर। रविंदर, बताइए क्या एक्शन हो रहा है बाजार में? जी, तो हम खबरों वाले शेयर्स में शुरुआत करते हैं। और खबरों वाले शेयर्स में जो हमारा पहला शेयर है वो एनबीसीसी, जहां पर कंपनी को जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा से जो है 432 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके चलते हमें शेयर्स में जो है थोड़ी तेज़ी देखने को मिली। हालांकि शेयर्स जो है अपने लाल निशान पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन डेज क्लोज से जो है कहीं ना कहीं 1 से 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अगला जो स्टॉक है कोफोर्ज, जहाँ पर कंपनी ने जो है एकॉर्ड सॉल्यूशन ग्रुप के साथ पार्टनरशिप करके ग्लोबल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में मॉडर्नाइजेशन कैपेबिलिटीज़ को अपनाने के लिए प्रमोट करेगा, जिसके चलते हमें जो शेयर्स में तेज़ी देखने को मिली। और कोफोर्ज का जो शेयर्स है ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। अगला जो स्टॉक है तेजस नेटवर्क, जहां पर तेजस नेटवर्क ने जो है 3 साल का एग्रीमेंट साइन किया है वोडाफोन आइडिया के साथ, जिससे कि कंपनी जो है TG 1400 और 1600 पैकेट और ऑप्टिकल ट्रांसमिशन प्रोडक्ट जो है 4G और 5G रोल आउट के लिए सप्लाई करेगी।
अगला अब बात करते हैं मिड कैप गेनर्स की। तो मिड कैप गेनर्स में जो पहला स्टॉक है फैक्ट, जहाँ पे हमें जो 4% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ नाइका, एम्फेसिस और मुथूट फाइनेंस, इन स्टॉक्स में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मिड कैप लूजर्स की। तो मिड कैप लूजर्स में जो पहला शेयर है भारतीय हेक्साकॉम, जहाँ पे हमें जो है 2.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। इसी के साथ साथ कोचिन शिपयार्ड, RVNL और ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस में भी हमें जो है गिरावट देखने को मिल रही है। भारतीय हेक्साकॉम, कोचिन शिपयार्ड, RVNL, ओरेकल फाइनेंशियल, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 2 से 3% के आसपास की गिरावट पर कारोबार होता हुआ दिख रहा है। बीच में ही कारोबार हो रहा है और हम देख रहे हैं कि इस वक्त निफ्टी बैंक लाल निशान में है। 20 अंकों की हल्की सी गिरावट है और निफ्टी की जो गिरावट है वो है 50 अंकों की। तो लगातार तीसरे सत्र में बाजार चला तो बहुत तेज था, लेकिन धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। और जैसा कि मानस जी कह रहे हैं कि जो मोमेंटम है वो बुलिश है, उसमें कोई अभी डेंट नहीं लगा है। जो अहम सपोर्ट लेवल है वो है प्रोटेक्टेड। तो ऑप्शन का एक बढ़िया ट्रेड समझ लेते हैं ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। जेएम फाइनेंशियल के अक्षय भागवत हमारे साथ हैं। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए सर, क्या ट्रेड करना है अभी? गुड आफ्टरनून। तो थोड़ा वोलेटिलिटी है हल्का सा बाजार में, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक स्पेसिफिक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन में आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो बुल कॉल स्प्रेड तेजी का स्ट्रेटेजी रहेगा, पर स्प्रेड स्ट्रेटेजी करना जरूरी रहेगा वोलेटिलिटी डील करने के लिए। तो सबसे पहले जो स्टॉक चुना है, स्टॉक का नाम है DLF, जिसका ओवरऑल प्राइस सेटअप बहुत ही स्ट्रांग है फॉर दिसंबर मंथ और करंट रेट 864 का है स्पॉट में। एक्सपेक्टेशन है कि स्टॉक 900 तक चल जाएगा। तो इसके चलते आपको बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी बनानी है DLF में, जहां पे आप बाय करेंगे 860 की कॉल, जो इन द मनी कॉल है, करीबन 21 और 22 रुपए में। इसके सामने आपको 890 का कॉल बेचना है, जो करीबन 9 से 10 रुपए के प्रीमियम पे चल रही है। तो ये एक फिक्स्ड रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है, जिसमें आपको एक लिमिटेड रिस्क रहेगा 5200, ये आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है और मुनाफा इसमें आपको 9200 तक दिसंबर मंथ में बन सकता है। ठीक है, 860 वाली कॉल खरीदनी है और 21-22 रुपए के भाव पर मिलेगी। और कॉल बेचनी भी है 890 वाली, ऊपर वाली कॉल बेचनी है एक, और 910 रुपए के भाव है। तो इस ट्रेड में जो अधिकतम जो मुनाफा है 9200 का है, अधिकतम नुकसान है 5200 का। 864 रुपए के आसपास DLF फिलहाल कारोबार कर रहा है। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को बताने के लिए। आपको बता दें कि राजस्थान में इन्वेस्टर समिट चल रहा है और इस समिट का राजस्थान सरकार ने नाम दिया है राइजिंग राजस्थान। और इस समिट में इंडस्ट्री के धुरंधर पहुंच रहे हैं, तमाम जो बड़े पॉलिटिकल जगत के जो बड़े नाम हैं वो भी उसमें शिरकत कर रहे हैं और मार्केट के, ब्रोकिंग कम्युनिटी के भी लोग उसमें पहुंच रहे हैं। आनंद राठी ग्रुप के चेयरमैन आनंद राठी भी वहां पहुंचे और इस दौरान हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने उनसे खास बातचीत की, खासतौर से GDP के आंकड़ों पर और बाजार की स्थिति पर। क्या कहना है उनका, आइए सुनते हैं। आपने कहा है कि अभी FIIs भले ही थोड़ा पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन DIIs का इतनी मजबूती है कि मार्केट पे असर नहीं हो रहा है। लेकिन क्या कारण है जो आपको लगता है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर FII भारत में वापस आएंगे, निवेश करेंगे और मार्केट की जो ट्रेजेक्ट्री है वो ऊपर की तरफ रहेगी? देखिए, FIIs का बिहेवियर जो है कई बार डिपेंड करता है कि दे कंपेयर वैल्यूएशंस कंपेयर करते हैं एक कंट्री से दूसरी, कि भाई इंडिया का कितना है, साउथ कोरिया का कितना है। तो एमर्जिंग मार्केट्स में अपनी वैल्यूएशन डेफिनेटली बढ़ी, क्योंकि अपनी ग्रोथ रेट ज्यादा है। चाइना की बीच में घटी थी, चाइना बहुत नीचे आ गया तो वापस लोग वहां गए। बीच में जापान में मौका है, तो FIIs मनी मूव्स, दे आर लॉट ऑफ मनी इज अपॉर्चुनिस्टिक, नॉट ऑल मनी इज लॉन्ग टर्म। तो जो शॉर्ट टर्म मनी जो होता है ना, जो हेज फंड्स हैं, दूसरे हैं, वो देखते हैं कहाँ हमको पैसा जल्दी बन सकता है, वहां जाते हैं। अब इतना पैसा निकल गया, अच्छा प्रॉफिट बुकिंग होती है, देखिए इतना पैसा उन्होंने कमाया FIIs ने। तो कई बार ऐसा भी मौका आता है कि प्रॉफिट बुकिंग करो कुछ। अब मार्केट उसके बाद काफी नीचे 8-10% नीचे आ गया, अगेन अट्रैक्टिव। अगर आप पिछले 4 दिन में देखें FIIs का पैसा आने लगा। मेरा मानना है मनी चेजेस अर्निंग्स। दुनिया में सेविंग्स जो है ना, वहीं जाएगी जहाँ कमाई होगी और कमाई इंडिया में होगी, क्योंकि यहाँ GDP ग्रोथ ज्यादा है। जब GDP ग्रोथ ज्यादा है तो कमाई होना स्वाभाविक है। इसलिए GDP ग्रोथ ज्यादा आपने कहा, लेकिन अभी के जो आंकड़े आए हैं, लेटेस्ट क्वार्टर के आंकड़े हैं, वो क्या आपको लगता है थोड़े बहुत निराशाजनक है? उससे कुछ निराशा हुई है इंडस्ट्री को? मेरा ज्यादा कहने का तात्पर्य था कि दुनिया में पहले बात तो सबसे ज्यादा है। आज इंडिया की ग्रोथ जो है
सारे वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोथ आ रही है, ये तो निस्संदेह सब मानते हैं। अभी जो पिछले एक क्वार्टर में जो हुआ है उसके दो कारण थे। एक तो इलेक्शन के कारण कई चीज़ों में कैपेक्स वगैरह कम हो गया। दूसरा बेस इफेक्ट भी होता है। लास्ट ईयर का बहुत हाई ग्रोथ थी, उस बेस इफेक्ट पे थोड़ी कम होगी। कि आने वाले समय में इस साल में जैसे रिजर्व बैंक ने तो 6.5% का जैसे आपको आंकड़ा दिया, मेरा मानना वो कंजर्वेटिव आंकड़ा है, उससे ऊपर आएगी। इस साल की ग्रोथ जो है 6.5-7 के बीच में पूरे साल की आनी चाहिए और अगले साल फिर वही 7 से 8% की ग्रोथ आने की, क्योंकि एक हर दुनिया में हर देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ आई जब कैपेक्स साइकिल था। चाइना में जब ग्रोथ आई कैपेक्स साइकिल, जापान में आई तब कैपेक्स साइकिल था। इंडिया का कैपेक्स साइकिल अभी चालू हुआ है पिछले 5 सालों से, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों गवर्नमेंट पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, ये साइकिल अगले 10 साल तक 15 साल तक जोरों से चलेगा। और इसलिए कंट्री की ग्रोथ होगी, इसलिए कॉर्पोरेट्स की ग्रोथ होगी। आप कह रहे हैं कंट्री की ग्रोथ होगी, कॉर्पोरेट की ग्रोथ होगी, जीडीपी के आंकड़े भी है वो 7% से आगे रहेंगे अगले साल में। लेकिन सर जो रिटेल निवेशक है उसे अब क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए? हालांकि 3 साल में तो उन्होंने अच्छा पैसा कमाया है, लेकिन पिछले 1-2 महीने में रिटेल निवेशक जो है थोड़ा सा निराश हुआ है, तो अब उसे क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जिससे वो ज्यादा रिटर्न कमा सके? देखिए, हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं। जो सही मायने में अगर पैसा इस मार्केट में कमाना हो तो 3 साल से कम की अवधि का इन्वेस्टमेंट करने में फायदा नहीं है। जो ट्रेडर है उनकी बात अलग है, सट्टेबाज है, मैं तो सट्टे के लिए तो मैं तो सलाह ही नहीं देता, के खिलाफ है वो मैं तो उसके बिल्कुल रियल, क्योंकि हर आदमी पैसा कमाना चाहता है और पैसा कमाने का तरीका थोड़ा पेशेंस चाहिए इस मार्केट में। रोज रोज देखोगे तो मार्केट आप हिल जाओगे। आप ये मान के चलो, चाहे म्यूचुअल फंड लगाएं चाहे स्टॉक में लगाएं, 3 साल से 5 साल का अवधि का कम से कम होना चाहिए। और हमारे तो जो इन्वेस्टर म्यूचुअल वो वेल्थ में है वो 10 साल से 15 साल से कभी वो निकलते नहीं है। और कोविड में जब इतनी घबराहट हुई थी उस समय भी हमारे यहाँ निकले नहीं। हम लोगों को समझाते हैं जब मार्केट नीचे आए तो एक मौका ज्यादा है और लगाने का, नहीं तो बने रहो, मार्केट कोई हिलने वाला नहीं है। ये घबराहट क्या आती है? तो आप सुन रहे थे आनंद राठी को बाजार को लेकर, और जो भी आंकड़े आए हैं जीडीपी के, उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। अब मिड कैप के महारथी का वक्त हो गया, जिसमें कि आपको एक निवेश के लिए बढ़िया शेयर हम बताएंगे, और मिड कैप स्पेस से वो शेयर होगा। आज हमारे साथ हैं विलियम ओनील इंडिया के मयूरेश जोशी। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। बताइए क्या आपने चुना है मिड कैप के महारथी के तौर पर? आफ्टरनून अभिषेक जी। नहीं, फेडरल बैंक ठीक ठाक लग रहा है, नंबर काफी शानदार थे पिछले तिमाही में। एनआई ग्रोथ, पैट और पीबीटी ग्रोथ वन ऑफ द हाईएस्ट थी। और जैसे इनके ट्रेंड्स हैं इन टर्म्स ऑफ रेमिटेंसेस ग्रोथ, जहां तक डिपॉजिट ग्रोथ का सवाल रहा है, वहां पे ठीक ठाक ग्रोथ रहने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। 30,000 करोड़ का जो एक रेमिटेंस स्पेस है वो क्रॉस हो चुका है। गोल्ड लोन में भी एक अच्छी ग्रोथ इन्होंने देखी है। जनरली क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो शुड होल्ड अप क्वाइट नाइसली। निम्स में जो एक छोटी सी कॉम्प्रेशन हमने देखी है, वहां पे स्टेबिलिटी आनी चाहिए। फी इनकम शुड सी रीजनेबल अमाउंट ऑफ ग्रोथ गोइंग फॉरवर्ड, और जितने कॉस्ट टू इनकम रेशियोज में एक स्टेबिलिटी देखेगी गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। कहीं ना कहीं एनुअलाइज क्रेडिट कॉस्ट में भी एक अच्छा खासा आई थिंक कैलिब्रेशन होना चाहिए एंड इम्प्रूवमेंट, स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी प्रेशर, प्रोविजनिंग को लेके और राइट ऑफ में जो रिकवरीज हैं उसको लेके। उससे आई थिंक जो बॉटम लाइन और आरओई की ग्रोथ रहेगी वो काफी ठीक ठाक रह सकती है। अगर वैल्यूएशन, बेस स्ट्रक्चर, जो ईपीएस, आरएस रेटिंग, इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग, जो हम कैंसिल में पैरामीटर्स देखते हैं, ये सारी चीजें फेडरल बैंक फुलफिल करता है। तो ये हमारे वॉच लिस्ट पे है। फेडरल बैंक ऑन द मिड कैप प्राइवेट स्पेस ठीक ठाक लग रहा है। ठीक है, बढ़िया। फेडरल बैंक आप बैंकिंग स्पेस से चुनिए। 250 रुपये के टारगेट के लिए मयूरेश जी की ये पसंद है मिड कैप के महारथी के तौर पर। मयूरेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन पिक हमारे दर्शकों को बताने के लिए। मानस जी, आपका बहुत शुक्रिया। माफ़ी चाहेंगे आज थोड़ा सा कम वक्त दे पाए, फिर से आपसे जल्दी मुलाकात होगी। बहरहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बन रही टीना स्वदेश के साथ।